नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइन और क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के साथ हम फिर उपस्थित हैं। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देख लेते हैं नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमारे जो है 1800 तक जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा अभी तक तो उसे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है 1900 तक के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की भी सीरीज हमारी जो है चालू हो चुकी है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए आप आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एग्रोवोक थिसोरस का प्रकाशन कौन करता है? तो एग्रिस करता है। अगला प्रश्न है, भारत में एग्रिस के समन्वय केंद्र के रूप में कार्य कौन करता है? तो ICAR करता है। अगला प्रश्न है, मेडलर्स का पूरा नाम क्या है? तो मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रियल सिस्टम। अगला प्रश्न है, मेडलर्स क्या है? तो प्रणाली जैव चिकित्सा ग्रंथ सूची पुनः प्राप्ति। अगला प्रश्न है, मेडलर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1958। अगला प्रश्न है, NLM का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। अगला प्रश्न है, मेडलर्स की शुरुआत किसने की थी? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने की थी। अगला प्रश्न है, मेडलाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1971 में। अगला प्रश्न है, मेडलाइन की शुरुआत किन पुस्तकालयों के लिए की गई थी या हुई थी? तो मेडिकल पुस्तकालयों के लिए। अगला प्रश्न है, मेडलर्स में सूचना पुनः प्राप्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग का। अगला प्रश्न है, मेस का पूरा नाम क्या है? तो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। आगे देखते हैं, मेडलाइन किसका डाटा बेस है? तो जीव विज्ञान और बायोमेडिकल का। अगला प्रश्न है, पबमेड क्या है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक सेवा। अगला प्रश्न है, एपनेस की शुरुआत किसने की थी? तो यूनेस्को व AASRC ने। इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, CAS का पूरा नाम क्या है? तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, और इसी में आता है करंट अवेयरनेस सर्विस भी आता है, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1907 में। अगला प्रश्न है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट कौन प्रदान करता है? तो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। अगला प्रश्न है, केमिकल सर्विसेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है तथा इसकी आवृत्ति क्या है? तो ओहियो, और ये साप्ताहिक है। दोस्तों, देख रहे हैं कि 11 बजने वाले हैं और बहुत ज़्यादा शोर होता है यहाँ पे, इसलिए इतने टाइम आपकी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको मेरे डेली ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 वीडियो तो दे ही पाऊँ। और आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आपका सहयोग मिलता रहे। केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो जाने के बाद फिर हम लोग जो है DSSB की तैयारी करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। इससे बढ़िया तैयारी करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, विक्रम नेटवर्क किसका एक सार्वजनिक डेटा नेटवर्क है? तो पैकेट स्विचिंग का। अगला प्रश्न है, भारत में लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर तक। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? तो 1968 से। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत करने का श्रेय किसको माना जाता है? तो ILA को। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? तो 1958 से। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में, जो कि 23 से 29 अप्रैल है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ILA को। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है?
तो 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 23 अप्रैल 1995 से। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो पढ़ना यह मेरा अधिकार। अगला प्रश्न है विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है विश्व कॉपीराइट दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 23 अप्रैल 2012 से। अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि IPR कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न है नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। अगला प्रश्न नेशनल रीडिंग मंथ कब मनाया जाता है? तो 19 जून से 18 जुलाई को। अगला प्रश्न है सूचना साक्षरता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पाल जुकोवर्स्की ने। अगला प्रश्न है सूचना साक्षरता पद का प्रयोग पाल जुकोवर्स्की ने कब किया था? तो 1974 में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत किसने की थी? तो यूनेस्को ने की थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रथम बार कब मनाया गया? तो 8 सितंबर 1967 को। अगला प्रश्न है बुक इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है? तो R.R. बुकर। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान अकादमी के द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय पत्रिका विज्ञान पत्रिका कौन सी है? तो करंट साइंस। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की पत्रिका का नाम क्या है? तो लिब्री है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न है लिब्री की शुरुआत कब हुई थी? तो 1950 में। अगला प्रश्न है लिब्री का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो डेनमार्क से होता है। अगला प्रश्न है ये डेनमार्क है, थोड़ा सा यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है नालंदा पुस्तकालय की पहल किसने की थी? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट। अगला प्रश्न है राइट टू रीडर कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष मार्गरेट चीसोम द्वारा सूचना साक्षरता पर अध्यक्षीय समिति का गठन कब किया गया? तो 1987 में। अगला प्रश्न है सूचना साक्षरता पर अध्यक्षीय समिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 10 जनवरी 1989 को। अगला प्रश्न है 1853 सूचना साक्षरता के महत्व, सूचना साक्षरता के विकास और अवसरों व स्कूली शिक्षा की जानकारी की रूपरेखा किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? तो प्रेसिडेंट कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अगला प्रश्न है ग्रे लिटरेचर से क्या तात्पर्य है? तो आंतरिक प्रतिवेदन जिसे प्रलेख के रूप में नहीं किया गया हो, यानी कि अप्रकाशित लेख, समझ लीजिए। अगला प्रश्न है ग्रे लिटरेचर शब्द का प्रथम बार किसने और कब प्रयोग किया गया? 1978 में आगर ने। अगला प्रश्न है मिलियन बुक प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 2007-8 में। अगला प्रश्न है मिलियन बुक प्रोजेक्ट को किसने प्रारंभ किया था? तो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न है रंगनाथन को विज्ञान का जनक किस राष्ट्रपति ने कहा है? तो VV गिरी ने। अगला प्रश्न है रंगनाथन को विज्ञान का जनक VV गिरी ने कब तथा कहाँ कहा था? तो 18 दिसंबर 1965 को बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि लाइब्रेरियनशिप एक पेशा नहीं है? तो मेडन, मूर व मैकफेरन ने। अगला प्रश्न है वेयर इज़ द विजडम वी लॉस्ट इन नॉलेज, यह कथन किसका है? तो TC इलियट का। अगला प्रश्न है पुस्तक चयन एक अत्यंत कार्य है, यह कथन किसका है? तो चार्ल्स एमी कटर का। अगला प्रश्न है
द प्रिसियन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1899 को। अगला प्रश्न है डायजेस्टा कोड की शुरुआत कब हुई? तो 1886 में। अगला प्रश्न है डायजेस्टा कोड की स्थापना किसने की थी? तो के डायजेस्टा ने। अगला प्रश्न है एएसी कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1908 में। अगला प्रश्न है एएसी कोड की शुरुआत किसने की थी? तो एएलए और एलए ने। अगला प्रश्न है एएसी यानी कि एंग्लो अमेरिकन कोड 1908 में किस शीर्षक के तहत जो है प्रकाशित हुआ था? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फॉर आर्थर एंड टाइटल एंट्रीज एंग्लो। अगला प्रश्न है अमेरिकन कोड एएसी के कितने संस्करण प्रकाशित हुए तथा कौन कौन से थे? तो 2 संस्करण, अमेरिकन संस्करण और ब्रिटिश संस्करण। 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे, तो पहला अमेरिकन और दूसरा ब्रिटिश संस्करण। अगला प्रश्न है एंग्लो अमेरिकन कोड के दोनों संस्करणों को मिलाकर कुल कितने नियम थे? तो 174। अगला प्रश्न है एएसी का प्रथम संस्करण अमेरिकन संस्करण था और 1908 में दूसरा संस्करण ब्रिटिश संस्करण था। ये भी ध्यान रखिएगा 1941 में, इसलिए इसको अलग से मेंशन कर दिया है। अगला प्रश्न है एंग्लो अमेरिकन कोड के दूसरे संस्करण के कितने भाग थे तथा कौन कौन से थे? तो 2 भाग थे। पहला भाग जो है लेखक व शीर्षक सूची के लिए कार्य प्रविष्टि, दूसरा शीर्षक और वर्णनात्मक सूचीकरण के लिए। अगला प्रश्न है वेटिकन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1931 में। अगला प्रश्न है ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का हिंदी में नाम क्या है? तो वर्गीकृत सूचीकरण संहिता। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण किसने किया था? तो एस.आर. रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कैटलॉग कोड कौन सा है था? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के कितने भाग हैं? तो 2। अगला प्रश्न है ट्रिपल सी के कौन से भाग होते हैं? तो वर्गीकृत भाग और वर्णानुक्रमी भाग। अगला प्रश्न है एमबीयू के अनुसार क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मुख्य एंट्री में कितने तथा कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं? तो 6 भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा 6 भाग होते हैं। पहला अग्र अनुच्छेद, शीर्षक, आख्या, टिप्पणी, परिग्रहण और संकेतन, ये 6 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मेन एंट्री में नंबर कहाँ लिखा जाता है? तो मुख्य प्रविष्टि में सबसे नीचे। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार मेन एंट्री के बैक साइड के दाएं साइड में कौन सी प्रविष्टि लिखी जाती है? तो CTE, BIE और CR, क्रॉस रेफरेंस एंट्री जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है जो विषय प्रविष्टि वर्ग के नाम से उसके वर्गी को प्रदर्शित करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो वर्ग सूचकांक प्रविष्टि। अगला प्रश्न है सब्जेक्ट कैटलॉग के पिता हैं E.J. कॉटज। अगला प्रश्न है वर्ग निर्देशी प्रविष्टि में कितने प्रकार की प्रदर्शी बनाई जाती है? तो 1। अगला प्रश्न है पुस्तक निर्देशी प्रविष्टि यानी कि BIE में कितने प्रकार की प्रविष्टि जो है बनाई जाती है तथा कौन कौन सी? तो ऑथर एंड ज्वाइंट ऑथर, कोलैबोरेटर एंट्री, तीसरा टाइटल, चौथा सीरीज। पहला है ऑथर एंड ज्वाइंटर, दूसरा है कोलैबोरेटर एंट्री और टाइटल और सीरीज। अगला प्रश्न है ये 4 प्रकार की बनाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कौन सी प्रविष्टि को विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टि भी कहा जाता है? तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री को CRE को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण कब किया? तो 1934 में। अगला प्रश्न है मिलियन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो पुस्तक
डिजिटल योजना से। अगला प्रश्न है बुक बैंक योजना की शुरुआत किसने की थी? तो यूजीसी ने। अगला प्रश्न है यूजीसी ने बुक बैंक योजना की शुरुआत कब की थी? तो 1963 में। अगला प्रश्न है विट लर्न एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। अगला प्रश्न है विट लर्न एजुकेशन एक्सचेंज की शुरुआत कब हुई थी? किसने की थी? माफ़ कीजिए, कब हुई थी? तो यूजीसी ने 1951 में। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा के लिए 2011 का महत्व क्या है? तो ये शताब्दी वर्ष है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की थी? तो माइकल मॉर्गन ने। अगला प्रश्न है इंजीनियरिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं मानविकी ऑनलाइन वेब व वीडियो पाठ्यक्रमों के द्वारा ई अध्ययन प्रदान करके आईआईटीओ तथा आईआईएससी के संयुक्त कार्यक्रम को क्या कहते हैं? तो एनपीटीई कहते हैं। अगला प्रश्न है ग्रंथालय व्यवसायियों के लिए आचरण के 7 द्वीप जरूरी हैं, यह सुझाव किसने दिया? तो आर.एल. मित्तल ने दिया। अगला प्रश्न है 1900 माफ़ कीजिए जयंती परियोजना का संबंध किससे है? तो पुस्तकालय प्रबंधन की रणनीतियों से। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया होगा, आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आज का अंतिम प्रश्न कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली चैनल पे आइए और आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।